हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, सेकेंड क्लास के अंदर हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा और थर्ड क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज के बारे में पढ़ा, बैटरी के बारे में पढ़ा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ रिवाइज करके आ रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ध्यान से सुनिएगा, आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर हम लोग करेंगे क्या, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ओम ना एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चीज नोटिस करी, उन्होंने देखा, रिलेशन देखा उन्होंने, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का ना उन्होंने रिलेशन देखना स्टार्ट किया। तो रिलेशन क्या देखा उन्होंने ये पाया कि मान लो अगर एक सर्किट है हमारे पास, मान लो हमारे पास ये सर्किट है, हालांकि मैंने अभी तक आप लोगों को सर्किट डायग्राम नहीं बताया। और एक और चीज आप लोगों को, एक और सबसे बेसिक चीज क्या पता होनी चाहिए कि बैटरी का सिंबल वगैरह क्या होता है ना। तो बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, सिंबल मैं लास्ट में करा दूंगा, ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है। तो बेटे ये बैटरी का सिंबल होता है। तो बैटरी मान लो V वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की। बैटरी को ना, बैटरी का अपना एक वोल्टेज होता है, ये बड़ा वाला साइड पॉजिटिव होता है, छोटा वाला साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बैटरी का सिंबल होता है, सारे सिंबल मैं लास्ट में करा दूंगा। तो बैटरी का सिंबल होता है। उसके बाद मेरी बात को ध्यान सुनना, मान लो यहाँ पे ये बल्ब है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है। तो V वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी कुछ करंट, अब V वोल्ट की बैटरी, यहाँ से कुछ करंट निकलेगा और हम सभी जानते हैं करंट, हालांकि कल लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से कुछ करंट निकला, आई करंट, और ये आई करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से आई करंट वापस इधर आ जाएगा, ऐसे करके ना करंट फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने ना एक चीज नोटिस करी, उन्होंने देखा तो क्या देखा, उन्होंने कहा मान लो मैं वोल्टेज की वैल्यू कम रखता हूं, मान लो मैं वोल्टेज की वैल्यू कम रखता हूं। जब वोल्टेज की वैल्यू कम है तो करंट जो निकल रहा है ना, बैटरी से निकलने वाला करंट, वो भी कम होगा, और जब करंट कम होगा तो जो ये बल्ब है ये कम ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कम करेगा। तो उन्होंने वोल्टेज को, अगले केस में वोल्टेज को हल्का सा बढ़ाया। तो जब उन्होंने देखा कि मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, तो उन्होंने पाया कि करंट भी हल्का सा बढ़ रहा है और बल्ब पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रहा है। उन्होंने वोल्टेज को और बढ़ाया, तो जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ाते गए, करंट निकलने वाला करंट भी बढ़ता गया, बल्ब ग्लो करने लग गया। तो उन्होंने एक चीज पाया और उन्होंने उसी को क्या बोला, ओम्स लॉ। उन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बच्चे अगर तू डेफिनेशन में कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखेगा मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट, द मूविंग करंट in a circuit is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference across it। तो उन्होंने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उन्होंने कहा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ये टेम्परेचर को कांस्टेंट करने वाली बात क्या है ना, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लास्ट में जब मैं फैक्टर्स बताऊंगा ना रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों करा गया, है ना। तो उन्होंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, उन्होंने कहा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो उन्होंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर तुम्हें सर्किट के अंदर करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाओ। बात तो वही हो गई, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो उन्होंने कहा
अब बेटा याद रखना, फिजिक्स का नियम है प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा एक कांस्टेंट लगेगा, तो उन्होंने कांस्टेंट लगाया इज इक्वल टू में r और यहाँ पे आया i। अब v इज इक्वल टू r i आया, r ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो हमने इस r को पीछे कर दिया। क्यों सर? ऐसे ही कर दिया बेटे, पढ़ने में मजा नहीं आता। v इज इक्वल टू r i, तो हम पढ़ते हैं इसको v इज इक्वल टू i r, और इसी को हमने बोला ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और प्रोपोर्शनल का साइन हटके कांस्टेंट लगता है r। यहां पर हेयर v क्या है बच्चे? वोल्टेज, जिसको हम लोग प्यार से क्या भी बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास I क्या है बच्चा? करंट। हमारे पास R क्या है बच्चा? रेजिस्टेंस। R क्या बच्चे हमारे पास? रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पे ये सारी चीजें हैं। अब R होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला? अगर तुम्हें सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ानी है तो वोल्टेज को बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ेगा करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बराबर है, बराबर है। प्रोपोर्शनल का साइन के कांस्टेंट लगा R, रेजिस्टेंस। आओ अब अगले पेज में रेजिस्टेंस के बारे में कुछ समझते हैं, ठीक है? नोट करो इसको। तो बच्चे हम लोगों ने क्या क्या देखा? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने देख ली है ना। अब रेजिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करें। हम लोगों ने देख लिया, मैं गिर गया था बेटे, V इज इक्वल्स टू आई आर। हम लोगों ने मेन फॉर्मूला देखा ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? करंट I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बनाने के लिए तो कितने ही फॉर्मूले बन सकते हैं, V अपॉन में R, V अपॉन में R। इसका मतलब क्या है? यहां से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? यहां से तुम्हें दो बात समझ में आ रही होगी कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू, बेटा एक रिलेशन पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है ना क्या होता है? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटे। बेटे मेरी बात को ध्यान सुनियो बेटे, है ना, आगे भी काम आएगी। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, इसका मतलब क्या है? ऑन इंक्रीजिंग A, B विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर तुम A बढ़ाओगे तो B भी बढ़ेगा, B की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर A बढ़ाओगे तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर ऑन डिक्रीजिंग A, अगर A को घटाओगे तो B विल ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो डिक्रीज। इसको कुछ इस तरीके से देखो, ये थाना थाएगा, ये भी थाना थाएगी, ये थाना नहीं थाएगा, ये भी थाना नहीं थाएगी। कहने का मतलब क्या है? इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे ये भी घटेगा। बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? आमने सामने। और एक होता है बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या है? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब अगर तुम A को बढ़ाओगे तो B की वैल्यू घटेगी। अबे यार ऑब्वियस सी बात को सोच के देख यार, अगर तो B की वैल्यू मान ले बढ़ा दी तूने, B बढ़ा दिया, B बढ़ा देगा तो समथिंग अपॉन में B, नीचे ज्यादा वैल्यू ऊपर कम वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? ये कम। अरे 1 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग A, B विल डिक्रीज। यानी कि अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, क्योंकि ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, और ओवरऑल डिवाइड होकर वैल्यू कम आएगी। या फिर ऑन डिक्रीजिंग A, B विल इंक्रीज, B विल इंक्रीज। तो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, और दूसरे को बढ़ाओगे पहला बढ़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं इनका ग्राफ बताने जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को इनके ग्राफ के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना, बड़े हो गए हो बेटे। तो अगर मैं इनका ग्राफ की बात करूं, हमेशा याद रखना, अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, या कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी दूसरी चीज के, तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में निकलता है। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन में निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा, मान लो इसमें ग्राफ में इस साइड में A बनाऊं, इस साइड में क्या बनाऊं? B। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में 45 डिग्री एंगल पे निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, नहीं, मैं कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन होगा। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो,
हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो। अब ये मान लो 10-15 डिग्री का एंगल होगा, हो सकता है ऐसे हो, लेकिन ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कभी ग्राफ ऐसा नहीं आएगा बच्चे, कभी ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। सर आपने तो बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लग रही है, नहीं है? हाँ लग रही है, बिल्कुल लग रही है स्ट्रेट। क्यों नहीं लग रही है स्ट्रेट? लग रही है स्ट्रेट। तो सर आपने तो अभी बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, निकाल के देख ले। इस पॉइंट पे ए की वैल्यू क्या है सर? ए की वैल्यू इस पॉइंट पे ये है। बेटे ग्राफ पढ़ना आता है? ग्राफ पढ़ना तो आता है ना? हाँ। इस पॉइंट पे ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है? ये है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे ए की वैल्यू क्या है सर? ए की वैल्यू तो ये है और बी की वैल्यू ये है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पे ए कम था तो बी भी कम था, इस पॉइंट पे ए ज्यादा है तो बी भी ज्यादा है, इस पॉइंट पे ए और कम है तो बी और कम है। कहने का मतलब क्या है? ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, ए घट रहा है तो बी भी घट रहा है ना? और इसी प्रकार से बी बढ़ रहा है तो ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है तो ए भी घट रहा है, बराबर है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। हर जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाता है। कितनी बात बोलूं मैं? बेवकूफ हो तुम? हैं? नहीं, अकल नहीं है? अब मेरी बात को ध्यान सुनियो बेटे, ओ बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो बेटे मान ले यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? बी। तो जो इनवर्सली, हमेशा ये लिखित में ले ले, 11वीं क्लास में भी काम आएगा। हम साइंस नहीं लेंगे, नहीं लोगे तुम, टेंशन ना लो। यहाँ ए यहाँ बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ जाता है बच्चे वो ऐसा जाता है। सर इसका क्या मतलब है साला? इसका मतलब पता है क्या है? अब थोड़ा सोच के देखियो। इस पॉइंट पे ए की वैल्यू क्या है? ये सर, ए सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पे, ए सबसे ज्यादा है। ए की वैल्यू यहां पे होगी ना, यहीं कहीं पे ए डैश मान ले, ये ए की वैल्यू है। ये क्या है? मिट जा। ये क्या है? ए की वैल्यू इस पॉइंट पे ये रही। अच्छा इस पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू तो बहुत कम है, ये रही। बी की वैल्यू ये है ना? जैसे जैसे देखो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा, ये नीचे भी आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। यानी कि ए की वैल्यू घट रही है नीचे आते आते, नीचे आते आते क्या होगा? ए की वैल्यू घटेगी और आगे बढ़ रहा है, यानी बी की वैल्यू बढ़ रही है। इस पॉइंट पे देख बच्चे, इस पॉइंट पे बी की वैल्यू तो मैक्सिमम है, बी तो सबसे ज्यादा यहीं पे है, लेकिन ए की वैल्यू इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है जिसमें क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा, बराबर है। तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर है। ओम्स लॉ में क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दोबारा नहीं बोलना, ध्यान से सुनियो मेरी बात। I = V अपॉन में R। अगर मैं बोल दूं कि V मान लो कांस्टेंट है, मान लो किसी का वो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है किसी का? अरे वोल्टेज कांस्टेंट है मान ले, तो यहां से तेरे को दिख रहा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पहली बात, ये R है क्या? बेटा R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। R का नाम होता है रेजिस्टेंस। सर क्या काम करता है ये R? इसी प्रकार हम यहाँ से R का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, R = में V अपॉन में I। होता क्या है सर? देख बेटे, तूने वो देखा है? क्या देखा तूने? मान ले तेरे पास बढ़िया सी बाइक है एक, अब उस बाइक को लेके तू रास्ते में जा रहा है, पुलिस वालों के वो दिखे ना, बैरियर दिख जाते हैं, रुकावट, ये रेजिस्टेंस काम करता है उसी रुकावट का। सर रुकावट कैसे आएगी? अब थोड़ा दिमाग लगा के सोच के देख। एक वायर है, एक क्या है? वायर है, एक वायर है, एक वायर है। उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बेटा तेरे को पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। लास्ट क्लास बैटरी एक्सप्लेन किया मैंने, मारूंगा बहुत। तो बेटे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बच्चे, तो हो क्या रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनियो। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे चार्ज मूव कर रहा है। हाँ सर चार्ज तो मूव कर ही रहा है, आगे बोलो ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, बड़ा बना दूं डायग्राम थोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो मूव कर रहे हैं, ये सारे के सारे आगे जा रहे हैं, आगे जाएंगे मूव करेंगे तो करंट बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ रिपल्शन लगाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे ऐसे जाना चाहता है, ये जो आगे इलेक्ट्रॉन है ये उसको थोड़ा रिपेल करेगा पीछे। क्यों? सेम चार्ज इज रिपेल ईच अदर। तो ये आगे जाना चाह रहा है, ये उसको पीछे धकेलेगा। इसी प्रकार से ये आगे जाना चाह रहा है, ये उसको पीछे धकेलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं?
मान लो अगर ऐसा होता कि सारा चार्ज सीधे जा रहा होता, कोई भी रुकावट नहीं आती, तो उस टाइम पे रुकावट कुछ आती नहीं, रेजिस्टेंस इज रुकावट यार। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे नेगेटिव चार्ज आगे जा रहा है तो आगे वाला नेगेटिव चार्ज पीछे वाले को कुछ तो रिपेल कर रहा होगा, कुछ तो रिपेल कर रहा होगा। तो बेटे जो वो रिपेल कर रहा है ना, जो रुकावट पैदा हो रही है, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस, 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 बराबर है। ठीक है सर, आगे बताओ। अब आगे बेटे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने का। यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां से हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। हाँ, अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बेटे आर से डिनोट करते हैं। मैं गिरूंगा, मैं सही बता रहा हूं, मैं गिरूंगा। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है सर, और सब बढ़िया। और तुम बताओ। हाँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला, ओम ने, भैया ओम ने नाम दिया था, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट था ना, रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट। तो ओम ने नाम दिया था, तो ओम ने पता रेजिस्टेंस की यूनिट को क्या बोल दिया, ओम, ओम। और उसने कहा इसका सिंबल ये होगा, बराबर है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, इससे डिनोट करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। V इज क्या कहते हैं इसे, R इज इक्वल्स टू होता क्या है, V अपॉन में I, बराबर है, V अपॉन में I। ग्राफ देखते हैं रेजिस्टेंस का। हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, यहां लिख दूं, कहां पे लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, है ना, ग्राफ ऑफ VI, ग्राफ ऑफ VI। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल के, यहां कॉन्सेप्ट है, बराबर है। मान ले इस साइड पे मैं वोल्टेज बोल दूं, इस साइड पे क्या बोल दूं, वोल्टेज, वोल्टेज समझता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इस साइड पे मैंने मान लिया करंट, क्या मान लिया, करंट, बराबर है, वोल्टेज। और इस साइड क्या मान लिया, करंट। हम सभी जानते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो उसका ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन। क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन। मैंने ये नहीं कहा बीच में से जाएगा, कैसे भी जा सकता है, लेकिन जाएगा कैसे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो भैया इसका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो मान लो इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन चला गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। यहां से एक बहुत प्यारा सवाल बन सकता है। बेटे देख, अभी जब तू कक्षा 11वीं के अंदर जाएगा ना, तो तू पढ़ेगा एक स्लोप नाम की चीज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, स्लोप, है ना, स्लोप। अभी बस मैं तुझे इतना बता रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ ली होगी मैथ्स के अंदर। तो स्लोप, स्लोप जो होता है वो tan थीटा को कहते हैं। किसको बोलते हैं, tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो बेटे tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप, बराबर है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं बेटे, ट्रिगो देख के घबराना नहीं। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, ठीक है। अब देख, ये मान ले एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है सर, आगे बताओ। इस साइड को मैंने करंट दिखाया है और इस साइड पे मैंने वोल्टेज दिखा रखा है। इस यहां पे करंट दिखाया ना, करंट दिखाया इस साइड पे, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं करंट की वैल्यू है I, बराबर है। ये एंगल मैंने थीटा बोला। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे V I के, तो तेरे को पता है ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और इस पॉइंट पे मैंने बोला वोल्टेज की वैल्यू है V, इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है V, और इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू है I। ध्यान सुनियो, यहां से मेरे को पता tan थीटा क्या होगा, tan थीटा। सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है। परपेंडिकुलर क्या है बेटे, अगर थीटा ही है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बराबर है। अगर मैं कहूं ये टोटल V वोल्ट है, ये V है, तो बच्चे जितना ये होगा उतना ही ये भी तो होगा। अरे बेवकूफ है क्या, अगर ये 5 मीटर हुआ तो ये भी तो 5 ही मीटर होगा, लंबाई तो बराबर सेम ही आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ये थीटा तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा ये कैसे निकालूं, मैंने कहा सामने वाली हाइट देख ले, मैंने कहा इतना कितना है, V वोल्ट है, तो भैया सामने वाला तो V है, सामने वाला क्या है, V, सामने वाला क्या है, V, परपेंडिकुलर इज V अपॉन में बेस, बेस होता है नीचे वाला, बेस होता है नीचे वाला। ये नीचे कितना है, यहां से I। 1 मिनट,
यानी कि tan थीटा कितना आ रहा है, v बाय आई। tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप, और tan थीटा कितना आ रहा है, v बाय आई। tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप, और स्लोप कितना आ रहा है, v बाय आई। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि बच्चे स्लोप क्या होता है, स्लोप इज tan थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, v बाय आई, और v बाय आई क्या होता है, r। अरे दादा ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। तो यानी कि कोई तुमसे कहे vi ग्राफ का स्लोप क्या होता है, r, रेजिस्टेंस। vi ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस, बराबर है। हाँ, तो स्लोप ऑफ, यहां से एक बहुत बेहतरीन नोट है बेटे, 500 का नोट है, संभाल के ले जाइयो। स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। तो बेटे vi ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस, बराबर है बात। कुछ नहीं किया बेटे, मैंने तेरे को पहले ही बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन। मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचा, मैंने इस एंगल को थीटा बोला, मैंने कहा स्लोप क्या होता है, tan थीटा निकाला परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने कहा ये हाइट कैसे निकालूंगा, मैंने कहा ये वोल्टेज इधर साइड को है तो v अपॉन आई हो गया, ये बराबर है। v अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो स्लोप क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो कोई तुमसे 1 मार्क्स में सवाल पूछ ले कि vi ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, दैट इज रेजिस्टेंस, बराबर है। ठीक है सर, तो रेजिस्टेंस की आपने यूनिट बता दी थी हमें, ओम होती है। आर के बारे में आपने हमें ये बता दिया, ग्राफ बता दिया। अब थोड़ा सवाल करें, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया रेजिस्टेंस होता क्या, रुकावट, है ना। ठीक है सर, आगे बताओ। छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं, हे ईश्वर, हिल गया भाई साहब, हिल गया ये। 1 सेकेंड गाइस, हाँ ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने नोट कर लिया। तो मैं रफ कर रहा हूं भाई, कर दूं, हाँ कर दो, इसमें बोलने वाली क्या बात है। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे चलते हैं, अब सवाल करते हैं एक आधा, है ना। ये ग्राफ वाली बात इंपॉर्टेंट थी, है ना, ग्राफ आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे तो आप लोग न्यूमेरिकल कैसे करोगे, ध्यान से देखने का। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो है क्या, V इज टू आई आर। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं हमारे से, देख बेटे, तेरे को पता है अभी तक मैं तेरे को 3 फॉर्मूले बता चुका हूं। Q इज इक्वल्स टू में एनी, हो सकता है तेरे को ये फॉर्मूला रखने की कहीं जरूरत पड़ जाए, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में T, और तीसरा फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है V इज इक्वल्स टू में W बाय में Q, बराबर है। ये 3 फॉर्मूला, चौथा ये हो गया। तो V की जगह हो सकता है W बाय Q रखने की जरूरत पड़ जाए, Q की जगह हो सकता है NE रखने की जरूरत पड़ जाए, I कुछ भी, है ना, बराबर है ना। हाँ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हर केस में सेम आएगी। फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं कराना चाहूंगा, उससे पहले क्वेश्चन, मान लो आप लोगों को एक ये वायर है, इस वायर के टर्मिनल से तुम्हें मैं बोल देता हूं, ये वायर है, मान लो इस वायर का, और रेजिस्टेंस पता है ना, रेजिस्टेंस को किसे दिखाते हैं, हाँ सर ये तो पता ही है, ये तो किसी भी बच्चे को पता होता है, रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, है ना। इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, ये R तुम्हें फाइंड करना है, और वोल्टेज की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी दे दें, 12 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है सर। और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और वो तुम्हें कह रहा है यहां से, वो कह रहा है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दे रखे हैं, मान लो कितने दे रखे हैं, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तुम्हें, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और कहता है फाइंड R। हमें बच्चे R निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं और सर्किट बना के हमें दे रखा है। तो सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल करने का एक सबसे सिंपल तरीका है, जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला देख। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस।
रेडियस कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये तो ओम्स लॉ में आता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है सर, R निकालना है। क्या V पता है? हाँ सर V तो पता है। क्या I पता है? नहीं सर I नहीं पता। तो मैं क्या कहता हूँ, जो नहीं पता होगा ना उसको निकालने के लिए कुछ और दे रखा होगा। तो I निकालने के लिए उसने क्या दे रखा है? I निकालने के लिए उसने क्या दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा सर। और हाँ यार एक और चीज देगा वो तुम्हें, टाइम दे दिया, मान लो उसने तुम्हें 10 सेकेंड, 10 सेकेंड अब निकलेगा, बराबर है। टाइम दे दिया 10 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 4.8 और R निकालना है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले हम I का जुगाड़ करते हैं। I कैसे निकाला जा सकता है सर? I का फॉर्मूला होता है, आंसर I का फॉर्मूला होता है, I क्या होता है? Q बाय में T। सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ हो जाना चाहिए अब तक तो। अच्छा Q टाइम दे रखा है? हाँ सर टाइम तो दे रखा है। T दे रखा है? नहीं सर Q नहीं दे रखा। T तो दे रखा है, Q नहीं दे रखा। Q की जगह क्या लिख सकते हैं? N इंटू में E अपॉन में T। खत्म, खत्म। अब कर लो, I इज इक्वल्स टू में N कितना होता है? N की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 20। अच्छा E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम की वैल्यू दे रखी है सर 10। ये आसान सवाल है तो, बराबर है। I इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? 10 की पावर 19। एक तो मुझे तुम लोगों की गणित से भी डर लगता है ना बेटे। 4.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? 6 अट्ठे 6 6 36 36 और कितना हो गया? 36 12 48 8 2 कैरी 6 चौक 24 25 26, तो ये कितना आएगा? 48। तो ये आएगा 8 6 6 12 13 14 4 1 कैरी 4 2 6 और 1 7, 7.48। कितना आएगा ये? 7.48 इंटू 10 टू दी पावर। बच्चे 20 है, बेस सेम होता है। देखो ये 10 है, ये भी 10 है। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है सेम विद सेम साइन, है ना? तो ये 20 और ये माइनस का क्या आ जाएगा? 19, बराबर है। अपॉन में क्या आएगा? 10। तो इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा? 7.48 इंटू में 10 ही बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा। अपॉन में कितना है? 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7.48 एम्पियर। तो बेटे हमारे पास करंट आ गया है, इसके बाद हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स बेटा मैं जानता हूं मेरी राइटिंग बहुत बुरी है ना? अकॉर्डिंग क्या करें, क्या कर सकते हैं? सुधार तो सकते हैं, सुधार सकते हैं, पर ना यार ना मौत आती है अच्छा लिखने में, मौत आती है बेटे, थोड़ी मौत आती है हमें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू में आई आर। फॉर्मूला लिखते ही डब्बा बना दियो बेटे, फॉर्मूला लिखते ही डब्बा बना दियो, बढ़िया इंप्रेशन। V इज इक्वल्स टू आई आर। अब V इज इक्वल्स टू आई आर तो क्या निकालना है? R। तो R क्या हो जाएगा? V बाय में I। तो R इज इक्वल्स टू V कितना दे रखा है बेटे? 12 अपॉन में I की वैल्यू कितनी निकली थी? 7.48। 7.48। अब इसको सॉल्व कर ले भाई, 6 पे काट ले, 6 2 3 6 .2 7 14 और 2 चौक 8, बराबर है। अब इसे काट ले, R इज इक्वल्स टू में ये जाएगा 1 पॉइंट और फिर से काट लें 2 पे, बहुत बढ़िया बेटे। 3 पे काट ले, रुक जा, और ये गया 2 एकम 2 2 8 16 और 2 7 14, बराबर है। हाँ सर अब तो बराबर है, अब तो कट ही जाएगा। तो बेटे R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 पॉइंट, तो ये 1 पे गया, कितना बचेगा? 1.23 12 12 हो जाएगा, 12 12 12 12 12 और ये जाएगा 12 1.8 अप्रॉक्स 2 6 पे 12, ये जाएगा बेटे 5 पे, तो 1.5 ओम के अप्रॉक्स तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना? अप्रॉक्स देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बराबर है ना? तो 1.5 के अप्रॉक्स ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर? तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? ओम्स लॉ के बारे में बताया, ग्राफ के बारे में बताया और एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताया तुम्हें बेटे फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, किस न्यूमेरिकल्स को कैसे घुमाना है, किस फॉर्मूले को कैसे घुमाना है, ये आना चाहिए तुम लोगों को, बराबर है ना? हाँ आना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे, बराबर है? लिख लो इसको, नोट कर लो। ओके, तो गाइज नोट हो गया होगा ये, है ना? अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं, वो बात हमेशा याद रखना बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बात याद रखना। देखो देखो भाई, नोट, और वो नोट क्या है?
देखो हम सभी जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर तो होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर तो होता ही है ना। और यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, V बाय में I। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखियो, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि R जो है V के सामने है, और सर अभी आपने बताया सामने वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और R जो है I के ऊपर नीचे है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वो तेरे से कहे मैंने वोल्टेज की वैल्यू इतनी बदल दी, करंट की वैल्यू इतनी बदल दी, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बेटा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे भी नहीं और करंट पे भी नहीं, याद रखियो हमेशा, है ना। रेजिस्टेंस का बेटा ये रियल फॉर्मूला है भी नहीं, रेजिस्टेंस का ये रियल फॉर्मूला है भी नहीं। रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला क्या आएगा, रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला आएगा अगली क्लास में, रॉ एल अपॉन में ए। मैं तुम्हें बताऊंगा रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो याद रखना, जैसे अगर मैं एक सेटअप बना के दिखाऊं तुम्हें, मान लो ये सेटअप है, लल्ला लल्ला, पहले लिख दूं यहां पे resistance do not depends on voltage or resistance do not current, बराबर है। अब यहां से मैं जानूं तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है और आना भी चाहिए, और वो ये है कि जब मैं हीटिंग इफेक्ट फिनोमिना तुम्हें पढ़ाऊंगा, हीटिंग इफेक्ट फिनोमिना तुम्हें पढ़ाऊंगा या कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, तो वो कहेंगे नहीं सर वहाँ पे तो करंट ज़्यादा आता था तो वायर गर्म हो जाती थी। बेटा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ की वजह से मेन फैक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ की वजह से, और जो मेटल हमने चूज़ किया है उस पर डिपेंड कर रहा है वो, है ना, वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा वो, बराबर है। अब मेरी बात को ध्यान सुनियो, रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन करंट। हाँ, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। मान ले ये सेटअप है बेटे, मान ले बेटे बेटे बेड़े 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 बेड़े, देख यहाँ पे लग गया हमारा ये V वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे लग गया एक बल्ब बढ़िया सा, बराबर है, हाँ सर बराबर है। मान लो और बस ये रेजिस्टेंस लग गया, तो रेजिस्टेंस ही लगा देते हैं, बल्ब की जगह क्या करना है, बराबर है। अगर बेटे मैं तेरे से कहूं, अगर मैं तेरे से कहूं ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी मान ले 5 एम्पियर का करंट रिलीज कर रही है, कितने का, 5 एम्पियर का निकाल रही है, एग्जांपल मान ले ये 10 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पियर, 5 ज्यादा नहीं लग रहा, 2, ये 10 वोल्ट की बैटरी 2 एम्पियर का करंट अपने थ्रू पास कर रही है, तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो केस वन में मान ले V1 की वैल्यू दे रखी है तुझे, केस वन मान ले V1 की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, और ये क्या है करंट, I1 की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। तो अगर मैं तेरे से बोलूं रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो रेजिस्टेंस तू कहेगा, रेजिस्टेंस पूछूं मैं तेरे से रेजिस्टेंस क्या होगा, तू क्या कहेगा, हियर वी नो दैट R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में I, तो तू क्या कहेगा V1 अपॉन I1, V1 की वैल्यू कितनी है 10 और I1 की वैल्यू कितनी है 2, काट के कितना आएगा 5 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 5 ओम। ठीक है सर, आगे बताओ। अब मान लो एक दूसरा सर्किट में ले लूं, क्या ले लूं, एक दूसरा सर्किट। तो अगर मैं एक दूसरा सर्किट ले लूं, केस सेकंड, अगर मैं एक दूसरा सर्किट ले लूं तो दूसरे सर्किट में वो दूसरा सर्किट मैंने ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस दूसरे सर्किट के अंदर क्या होगा, मान ले मैंने वोल्टेज को बढ़ा के 20 वोल्ट कर लिया, मैंने सर्किट सेम है, तार सेम है, सब सेम है, बस मैंने क्या करा रेजिस्टेंस, अब मैंने सिर्फ तार सेम है, मैंने बस बैटरी का वोल्टेज बदला 20 वोल्ट। जैसे ही मैंने बैटरी का 20 वोल्ट वोल्टेज किया होगा ना, तेरे को पता है करंट ऑटोमेटिकली यहां से 4 एम्पियर बहने लग जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे अब बोल V1 V2 कितना है 20 वोल्ट, तेरे को पता है I2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 एम्पियर। पता है क्यों, क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस फॉर सेम सर्किट है ना, ऐसा नहीं तो सर्किट बदल रहा है, वायर बदल रहा है, सब बदल रहा है, नहीं, सेम के लिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा V2 अपॉन में I2, और पता है V2 कितना है 20,
अपॉन में 4 और बेटे काट के 5 ओम ही आएगा, यानी R यहाँ भी कितना आया 5 ओम। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिपेंड नहीं करता वोल्टेज और करंट पे। क्यों? तू वोल्टेज बढ़ाएगा, अबे चूरन आदमी सुन, तू वोल्टेज बढ़ाएगा करंट अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। तो और वोल्टेज बढ़ा रहा है करंट बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज अपॉन में करंट, यानी ये ज्यादा हो गया तो ये भी ज्यादा हो गया, ओवरऑल वैल्यू काट के बराबर आ जाएगी। ये कम तो ये कम, ओवरऑल वैल्यू काट के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो रेजिस्टेंस इन पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा अगली क्लास में चर्चा करेंगे, रेजिस्टिविटी वगैरह की। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, ये समझ में आया ना बात? और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं लास्ट में तुम लोगों को सिंबल्स बता दूंगा, तो सिंबल्स देख लेते हैं थोड़े से, है ना। तो 12वें चैप्टर में आप लोगों के पास एक टेबल नंबर 12 कौन सी है वो, 12.1, टेबल नंबर 12.1 है ना। वो टेबल नंबर 12.1 में सिंबल्स बन रखे हैं बेटा, वो सिंबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला बन रखा है होगा सेल। सेल का सिंबल क्या होता है बच्चे? बराबर है, ये जो बड़ा वाला डंडा है, ये जो बड़ा वाला डंडा है बच्चे, ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, और ये छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, बराबर है। तो ये होता है सेल। सेल, अरे वो सेल देखें, छोटे छोटे सेल, हाँ उस तरीके से, है ना। तो और बैटरी क्या होता है बच्चे? बैटरी देखो, बैटरी कुछ नहीं होता है। जो बैटरी होता है, बैटरी का मतलब दूसरा, एक सेकंड सॉरी, बैटरी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब बच्चे बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं ना तो एक बैटरी का निर्माण होता है ना। तो सेल को तो हम ऐसे बना रहे थे, अब ऐसे ही बहुत सारे सेल मिल गए, मान ले ये मिल गए, मान ले ये मिल गए, मान ले ये मिल गए, ये तो ये क्या बन गई? बैटरी। देख कितने सारे सेल हो गए, है ना, 2 3 4 5, कितने भी सेल मिल सकते हैं, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा डंडा क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल, बराबर है? बोल हाँ। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल क्या होता है? सेल। सेल होता है, बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है सर। तीसरा बल्ब। बल्ब बेटा ऐसे बनाते हैं, और मैं जानता हूं तू मेरे से बेहतर बना देगा, है ना। चौथा, अगर तेरे से बोलूं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बच्चे, देखो दिखने में भी लग रहा है रुकावट, दिखने में भी लग रहा है रुकावट, है ना। पांचवा, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, या वेरिएबल रजिस्टर भी लिखा होगा। कुछ नहीं करना होता बेटा, ऐसे और इसके ऊपर एक एरो मार दो। इससे क्या पता लगता है ना, वो बदलता रहता है, यहाँ चेंजेस होते रहते हैं। तुम्हें लैब में दिखाया गया होगा, एक रजिस्टर, एक बॉक्स दिखाया गया होगा, उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं ना, 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ऐसे, ठीक है। छठा बेटा, एक होती है क्रॉस वायर। क्या होती है? क्रॉस वायर। क्रॉस वायर, क्रॉस वायर क्या है कि मान ले कि वायर ना क्रॉस मतलब अटैच नहीं हो रखी, एक वायर सीधी ये रही और एक वायर इसके ऊपर से जा रही, मतलब जुड़ नहीं रखी है, वायर जुड़ नहीं रखी है, तो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। तो एक वायर मैंने सीधी बना दी, दूसरी वायर डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक, है ना। तो ये क्या कर रही है? वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस वायर, बराबर है? हाँ बोलो हाँ, है ना। हाँ, तो देखो छठा, एक सातवां भी यही बना लेता हूं बेटे। एक होता है जॉइंट वायर। क्या होती है? जॉइंट वायर। तो जॉइंट वायर को कैसे दिखाते हैं बच्चे? जॉइंट वायर को दिखाते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वायर जॉइंट हो रखी है। वायर क्या हो रखी है? जॉइंट हो रखी है, बराबर है? ठीक है सर, आगे बताओ। एक होता है बच्चे आठवां डायग्राम। अगर मैं आठवां बनाऊं तो एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर को कैसे बनाते हैं बेटे? एमीटर को बनाया जाता है, ए आगे लगा दो और यहाँ पे प्लस और एक तरफ माइनस, ये हो गया एमीटर। अगर मैं 9th की बात करूं, 9th इज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाता है बच्चे? ये बनाया, यहां लगाया V और ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया बच्चे वोल्ट मीटर। क्या हो गया? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं। 10th बच्चे गैल्वेनोमीटर। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लेना गैल्वेनोमीटर। मैंने तुम्हें बताया था गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। बहुत बढ़िया, या इसे कहते हैं डिटेक्ट करे करंट को।
G लिख दो बीच में और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये हो गए 10 है ना। 11वां, थक गए, स्विच। स्विच, तो स्विच बच्चे दो होते हैं, एक तो होता है स्विच ओपन स्विच और एक होता है क्लोज स्विच। तो बच्चे अगर मैं ओपन स्विच बनाऊं और एक बन सकता है क्लोज स्विच, बराबर है। ओपन स्विच कुछ ऐसा बनता है, ओपन स्विच कुछ ऐसा बनता है और क्लोज स्विच कुछ ऐसा बनता है, बराबर है, बराबर है। इन स्विच के ऊपर तो मैंने पूरी चर्चा भी करनी है, क्या ओपन होता है क्या क्लोज होता है, हाँ बराबर है ना, है ना। ओपन स्विच को ऐसे भी बनाया जाता है और ऐसे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसे भी बनाओगे, और क्लोज स्विच को जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसे भी बनाओगे, ऐसे, बराबर है। तो ये हो गए क्लोज स्विच, ये हो गए ओपन स्विच, बराबर है, बराबर है, बराबर है ना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को टेबल नंबर 12.1 डायग्राम सिंबल वगैरह सब करा दिया है, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अगली क्लास में हम लोग रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देखेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, नोट्स बना लो।